प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कहते हैं कि ये भारत का टाइम है। और बॉस, जब आपका टाइम चलता है ना, तो कोई कितना ही चाले कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और कोई चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, चाहे कुछ भी बोल ले, सच यही है कि मोदी और मोदी के नए भारत का टाइम चल रहा है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में वापसी से मोदी ट्रंप की जो जोड़ी बनी है, उससे एक पूरा इकोसिस्टम मिट्टी में मिलने लगा है। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल से जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट दिखने लगा है कि डीप स्टेट और एक बड़ा खुराफाती इकोसिस्टम एक एक करके निपटता चला जा रहा है। राहुल गांधी भले ही इंडियन स्टेट से लड़ने की बातें करें, लेकिन वो जिनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, अब वही कंधा झटक कर नीचे धीरे से कट लिए। आज एक बहुत बड़ी खबर आई कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रहा है। यानी भाई ने अपना बोरिया बिस्तरा ही समेट लिया। यह हिंडनबर्ग वही है जिसकी रिपोर्ट दिखा दिखाकर राहुल गांधी और कांग्रेस संसद ठप कर देते थे, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर हमला करते थे। यह वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा एजेंडा चलाया और उनका कनेक्शन गौतम अडानी से जोड़ा। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने कभी भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी को टारगेट किया, तो कभी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी को टारगेट किया। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने भारत की मार्केट और उसके उद्योगपतियों को टारगेट कर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जिससे नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाए। लेकिन बॉस, अब तो हिंडनबर्ग ने ही हाथ जोड़ लिए, दुकान समेट ली। यानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी जिस कंपनी की रिपोर्ट को हथियार बनाते थे, उस कंपनी ने ही सरेंडर कर दिया मोदी के सामने, भारत के सामने। राहुल गांधी को तो मोदी विरोध का खाद पानी हिंडनबर्ग से मिल रहा था। अब वो खाद पानी ही बंद होगा तो मोदी विरोध की फसल कैसे लहलहाएगी? इस पर बीजेपी कह रही है कि हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई तो क्या उसका ठेका राहुल गांधी को मिल गया है क्या? एक बार सुनिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है, फिर बताता हूं कि हिंडनबर्ग हो या जस्टिन ट्रूडो, मोदी विरोधियों में हड़कंप मचा क्यों है और कैसे मोदी ट्रंप की जोड़ी का इतना खौफ बैठ गया है डीप स्टेट और उसके इकोसिस्टम में कि भाई लोग पैनिक मोड में। लेकिन पहले बीजेपी को सुनिए। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। तो दुकान तो बंद हो रही है या बंद हो गई है। चलिए, राहुल गांधी को संभालने के लिए हम लोग काफी हैं। नरेंद्र मोदी से पंगा लेना और उनके नए भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है, इसका ट्रेलर तो पूरी दुनिया देख चुकी है। भाई, बॉर्डर पर चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की, लेकिन अब चीन लाइन पर आता दिख रहा है। इसी तरह आपको याद होगा मालदीव के राष्ट्रपति वो मोहम्मद मोइजू, वो भी कुर्सी संभालते ही चीन की भाषा बोलने लगे थे। उन्हें भी जल्द समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेना सही नहीं है बॉस, भाई ट्रैक पे आ गया। फिर खालिस्तानियों के चक्कर में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी से दुश्मनी मोल ली। अंत में क्या हुआ? 7 जनवरी को उसी को कुर्सी छोड़नी पड़ गई भाई को। अब 15 जनवरी को अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने सिस्टम शट डाउन कर दिए कि हम तो जा रहे हैं भाई दुकान बंद करके। और अमेरिका में तो यह चर्चा है कि अगला नंबर जॉर्ज सोरोस का है। 20 जनवरी के बाद सोरोस की कंपनियां भी बोरिया बिस्तरा समेट लेंगी, ऐसी चर्चा चल रही है। और यह सब चर्चा इसलिए तेज हो रही है क्योंकि अमेरिका में पीएम मोदी के करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से गद्दी संभालने वाले हैं। ट्रंप के कुर्सी पर बैठने से पहले ही नरेंद्र मोदी के दुश्मन पतली गली से निकल रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है कि जब वो अकेले नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर ट्रंप और मोदी की जोड़ी से कैसे लड़ेंगे? नामुमकिन है ये उनके लिए। इसलिए अब मोदी विरोधी सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की शुरुआत साल 2017 में हुई, लेकिन सिर्फ 8 साल में हिंडनबर्ग ने अपना शटर डाउन कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नैट एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, यह बताया कि वो हिंडनबर्ग बंद क्यों कर रहे हैं। जरा सुनिए भाई ने क्या लिखा, क्यों हिंडनबर्ग बंद कर रहा है। भाई कह रहा है नैट एंडरसन कि हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला बहुत सोच समझ के लिया। नैट एंडरसन ने कहा कि यह बेहद निजी फैसला है,
कोई खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मतलब भाई का अपना पर्सनल मूड किया तो भाई ने बंद कर दिया। नेट का दावा है कि पिछले साल ही उन्होंने अपने परिवार और टीम को बताया था कि वो हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला ले चुके हैं। नेट ने कहा कि हम कुछ आइडिया पर काम कर रहे थे, उनके पूरा होने के बाद इसे बंद करने का प्लान था और आज वो दिन आ गया। नेट ने कहा कि हमने कुछ ऐसे साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हमें झटका देने की जरूरत थी। तो भाई तुमको काहे जरूरत थी? भारत में निवेशकों का पैसा डूब जाए ये तुम्हारी कैसे जरूरत थी? और इतने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, इतने पैसे लोगों का पैसा डूब गया, घर बर्बाद हुआ और तुम समेट लिए दुकान कि नहीं मेरा हो गया, अब मैं चलता हूं, दुआओं में याद रख। अरे भाई ऐसा कौन काम करता है? कुल मिलाकर नेट ने इधर उधर की बातें खूब की, लेकिन वो इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिर क्यों उसने अचानक हिंडनबर्ग को बंद कर दिया। पर्सनल रीजन क्या होता है बॉस? तुम्हारे पर्सनल रीजन के लिए इतना पैसा बर्बाद हुआ? एंडरसन ने सब गिनवा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, तो बंद क्यों किया हिंडनबर्ग? तुम तो दुनिया को सुधारने निकले हो, दुनिया में गड़बड़ी क्या चल, अब दुनिया में कोई कंपनी गड़बड़ी नहीं कर रही है इसके हिसाब से तो फिर। और 5 दिन बाद अमेरिका में सरकार बदलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो उसके 5 दिन पहले तुम्हारा मूड गया कि नहीं अब बंद करते हैं। भाई ये नेट एंडरसन, ये हिंडनबर्ग जितनी बातें घुमा ले, सच्चाई वही है जो हमने आपको पाठशाला में बताई थी कि इनका टारगेट नरेंद्र मोदी, भारत की इकोनॉमी है। और वो इकोनॉमी जब तक नहीं गिरेगी तब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी से कैसे हटेंगे? तो एक काम करो, जो इस देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं उनमें से एक को टारगेट करो। 2 पिलर तो एक साथ हिलेगा नहीं, तो पहले अडानी को टारगेट करो, उसको झकझोर दो, मार्केट शेयर का गिरा दो, निवेश भाग जाए, यहां से निवेशक भाग जाए, मोदी अपने आप नीचे आ जाएंगे। यही प्लान था इसका। और सब लोग ये समझ गए कि ट्रंप के आने के बाद या आने से ठीक पहले हिंडनबर्ग का बंद होना कोई संयोग नहीं। अब यह समझिए कि ट्रंप के आने से हिंडनबर्ग की धड़कनें बढ़ने क्यों वाली। दरअसल हिंडनबर्ग भी अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का एक प्यादा है और ट्रंप पहले ही डीप स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप के आने से पहले ही हिंडनबर्ग को संकेत मिल गए थे कि उस पर एक्शन हो सकता है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लांस गुडेन ने अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को लेकर बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाए थे। ट्रंप के सांसद लांस गुडेन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को लेटर लिखा था। कहा था कि वो गौतम अडानी से जुड़े केस में सारे दस्तावेजों को संभाल कर सुरक्षित रखें। ट्रंप के सांसद इस बात पर भड़के हुए थे कि यह आरोप लगाया था कि गौतम अडानी के खिलाफ जांच टारगेटेड है। ट्रंप के सांसद ने गौतम अडानी के खिलाफ केस में यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट से हिसाब मांगा था कि केस में वो क्या कर रहे हैं। ट्रंप के सांसद ने बाइडेन प्रशासन को भी याद दिलाया था कि भारत अमेरिका का कुछ बेहद भरोसेमंद पार्टनर्स में से एक है। भारत के एक टॉप उद्योगपति के खिलाफ इस तरह के एक्शन से भारत के विकास के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू हो जाएगा। ट्रंप के सांसद ने सीधा सवाल पूछा कि क्या गौतम अडानी मामले में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस के बीच कोई डील हुई है। भाई लोगों को तो समझ में आ गया भाषा से कि ये तो डील की बात कर रहा है। अब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो डील क्लियर हो गई, फिर क्या करेंगे। और हमने आपको पाठशाला में ये बातें पहले बताई थी कि कैसे अमेरिका में जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट अमेरिका में रहते हुए भारत के विकास को रोकने के लिए साजिश रच रहा। आज ये बात वहां के सांसद तक मान रहे हैं बॉस। हिंडनबर्ग को एक तरफ तो ट्रंप का डर सता रहा होगा, दूसरी तरफ मोदी सरकार भी हिंडनबर्ग को बख्शने के मूड में तो थी नहीं। साल 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस तक भेजा था। इस नोटिस में सेबी ने हिंडनबर्ग पर निवेशकों से जुड़े अमेरिकी कानून तोड़ने का आरोप लगाया। सेबी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने निवेशकों को गुमराह किया, गलत फैक्ट्स पेश करके मुनाफा कमाया। सेबी ने हिंडनबर्ग पर जो आरोप लगाए थे उसे हिंडनबर्ग ने खारिज कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सेबी की जांच अगर आगे बढ़ती तो यह खुलासा हो जाता कि कैसे भारतीय मार्केट को बर्बाद करने के लिए हिंडनबर्ग ने साजिश रची। कारण बताओ नोटिस भेजकर सेबी ने एक तरह से हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत में लीगल एक्शन का रास्ता खोल दिया, जिसमें हिंडनबर्ग पर जुर्माना लगाना, इंडियन कैपिटल मार्केट में उसकी एंट्री को बैन करना और हिंडनबर्ग की वेबसाइट को भारत में बैन करने जैसे एक्शन हो सकते थे। यानी हिंडनबर्ग को चलाने वालों को यह समझ आ गया कि अमेरिका में ट्रंप के आते ही अमेरिका और भारत दोनों जगह हिंडनबर्ग पर एक्शन तेज हो सकता है। और शायद इसलिए हिंडनबर्ग कंपनी ने अपना मीटर डाउन कर दिया कि भैया हम तो दुकान ही बंद कर रहे हैं, हम तो चले। इधर हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान का शटर गिराया, उधर भारत में विपक्ष सन्नाटे में चला गया। भारत को लेकर हिंडनबर्ग एक पन्ने की भी रिपोर्ट जारी कर दे, अरे बाप रे बाप, यहां राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा आसमान सिर पे उठा लेते थे।
रात में रिपोर्ट आए, रात ही में इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता था। सुबह 4 बजे 5 बजे भोरे भोरे ये लोग ट्वीट करने लगते थे, पूरा इकोसिस्टम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता था, संसद नहीं चलने देते थे ये लोग। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग ने धीरे से कन्नी काटी, उसके बंद होने की बातें आ रही हैं, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के जुबान पर ताले पड़ गए, सब सन्नाटे में चले गए। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर दिया, कह दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि मोदानी को क्लीन चिट मिल गई। तो क्या मतलब है इसका? मतलब नहीं होता है, खुद चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम को गाली देना है। अब पब्लिक पूछे तो भी लगे रहना कि ना हम तो नहीं मानते। हिंडनबर्ग का बंद होना सिर्फ एक कंपनी का बंद होना नहीं है, यह नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ चल रही इंटरनेशनल साजिश की एक और दुकान के बंद होने जैसा है। हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम करता है। यह वो इकोसिस्टम है जिसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि पीएम मोदी कैसे भारत को मजबूत से ज्यादा मजबूत किए जा रहे हैं, कैसे भारत की ग्लोबल पावर कई गुना बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों को यह यकीन नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा इकोसिस्टम चल रहा है, वो भी आज हिंडनबर्ग के बंद होने की सारी कहानी को देखकर सब समझ गए होंगे। भाई हमने न भारत ने प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू किया था, मैं खुद गया था उस इंटरव्यू में, हमने इंटरव्यू किया था, पीएम ने उसी वक्त बोला था कि 4 जून के बाद ये सारे इकोसिस्टम और ये जो है ना, इनका काउंटडाउन चलेगा, इनका समय पूरा हो जाएगा। हो रहा है। कैसे मोदी विरोधी इकोसिस्टम के सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप पिछले 15 दिन में अमेरिका में जो जो हुआ है उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। भाई 6 जनवरी को बाइडेन प्रशासन जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। उसी दिन ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क ने डंके की चोट पर जॉर्ज सोरोस को सम्मानित करने का विरोध किया, सोरोस के खिलाफ मोर्चा खोला। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जॉर्ज सोरोस से अपनी दुश्मनी का ऐलान कर चुके हैं, यानी ट्रंप की टीम ने यह संकेत दे दिया कि सत्ता में आते ही वो सोरोस का जीना आराम कर देंगे। अब इस खतरे का संकेत मिलने के कुछ ही दिन बाद यह खबर आती है कि हिंडनबर्ग कंपनी अचानक बंद हो गई, और हिंडनबर्ग के पीछे जॉर्ज सोरोस का ही हाथ है। सोरोस से जुड़ी कंपनियां हिंडनबर्ग को फंड करती थी। जब एंटी मोदी और एंटी ट्रंप इकोसिस्टम को यह लग गया कि मोदी और ट्रंप मिलकर जॉर्ज सोरोस की फाइल खोल देंगे, तो सोरोस की फंडिंग पर चलने वाली कंपनियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। इस पर अब बीजेपी कह रही है कि अगला नंबर जॉर्ज सोरोस का है। बीजेपी तो यह कहकर भी मजाक उड़ा रही है कि जिस दिन कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ, उसी दिन हिंडनबर्ग का दफ्तर बंद हो गया। सुनिए रविशंकर प्रसाद। ये दुकान क्यों बंद हो गई, और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उसी दिन बंद हो गई? सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरोस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरोस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज जब हिंडनबर्ग के दफ्तर पर ताला लगा है, तो विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग गया। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार पर गौतम अडानी पर एक्शन की मांग करने वाले राहुल गांधी भी शांत थे। आज राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल काटा था, उसकी भारी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी थी। आपको मैं याद दिलाता हूं, आज राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो किया, जो हंगामा काटा, उससे उन्होंने अडानी को टारगेट तो कर लिया। लेकिन अडानी के अगर आप देखेंगे, अडानी के की जो के 10 कंपनियों के जो शेयर हैं, 10 शेयरों में अगर आप देखेंगे कितना डूबा था पैसा डूबा आम लोगों का कितना, 7 लाख करोड़ बॉस। और वो आदमी कह रहा है कि मेरा मन है, मेरा निजी कारण है, मैं समेट लिया, दुकान चल रहा हूं। 7 लाख करोड़ रुपया डूब गया पब्लिक का। और आज राहुल गांधी से बोलते नहीं बन रहा है। आज राहुल गांधी से सवाल है कि आम लोगों का जो ये पैसा डूबा, आप भी छाती पीट रहे थे ना, आपकी कांग्रेस पार्टी भी पीट रही थी, ये पैसा कौन भरेगा बॉस? वो तो समेट के दुकान चल दिया। आपने कहा LIC का पैसा डुबा दिया नरेंद्र मोदी, उसमें जो लोगों को पैनिक अटैक आया होगा, जिनका पैसा डूबा होगा, वो देगा कोई? धीरे से सब अपना मुंह सिल लिए, मुंह सिलने से होगा।
एक तरफ राहुल गांधी हैं जिनकी राजनीति के चक्कर में आम निवेशकों का पैसा डूब गया। बॉस आप चुप हो जाइए, लेकिन जो जिसका पैसा गया है ना, उसकी हाय लगेगी उन लोगों को जिन्होंने हिंडनबर्ग का नाम ले लेके हंगामा किया था। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं। आप देखिए बॉस, देश के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां देश के लिए हो रही हैं इस वक्त। आज पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को गजब बड़ी खबर दे दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के चक्कर में पैसा डूबा था, मोदी के चक्कर में पैसा बढ़ने वाला है। मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू हो जाएगा। दरअसल हर 10 साल में नया वेतन आयोग आता है जिसके जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में आया था। अभी इसी के हिसाब से सैलरी मिलती है, लेकिन 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। अभी अगर आप देखेंगे, अभी और 8वें वेतन आयोग के बाद तब क्या होगा, ये दोनों आपको देखना चाहिए। अभी क्या है भाई, अभी एक तरह से कहा जाता है कि जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी सरकारी कर्मचारियों की, वो है 18,000 रुपीज। 2026 में कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो ये सीधे बढ़कर 34,560 रुपया पे पहुंच जाएगा। जो 18,000 की मिनिमम सैलरी मिलती है वो सीधे ऑलमोस्ट डबल के आसपास चली जाएगी। इसी तरह पेंशन में अगर आप देखिएगा, अभी कहा जा रहा है कि जो पेंशन मिनिमम मिलती है वो मिलती है कितनी, 9,000 रुपए। 8वां वेतन आयोग आने के बाद कहा जा रहा है कि यह बढ़कर 17,200 रुपए हो सकती है, यानी ऑलमोस्ट डबल। इसका मतलब यह हुआ कि सैलरी हो या पेंशन, 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को ऑलमोस्ट सीधा डबल का इंक्रीमेंट मिलेगा। और उसका सीधा मतलब यह भी है कि इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी का पहिया और तेजी से घूमेगा, भारत की अर्थव्यवस्था और रॉकेट बनेगी। यानी एक तरफ पीएम मोदी के दुश्मन एक एक करके निपट रहे हैं, पीएम मोदी नए नए इतिहास रच रहे हैं। भारत की विश्व गुरु वाली छवि को चमकाने में पीएम मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। पिछले 3 दिन में ही पीएम मोदी के नेतृत्व में जल, थल और नभ में कैसे भारत का डंका बजा, आप ये देखिए। पीएम मोदी का विजन और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन, दोनों ने मिलकर महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना दिया। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ में पहला अमृत स्नान हुआ। 3.5 करोड़ लोग 12 घंटे में डुबकी लगाए, कोई परेशानी नहीं। महाकुंभ में पीएम मोदी ने हाईटेक सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का वो जबरदस्त इंतजाम किया, उसे देखकर पूरी दुनिया बम बम है। उसके बाद 15 जनवरी को पीएम मोदी ने जल यानी समुद्र में हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर दुनिया को दिखाया। इतिहास में पहली बार इंडियन नेवी के एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया गया। सबसे गर्व की बात तो यह है कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म है, मेड इन इंडिया है। उतने पे मोदी नहीं रुके। आज 16 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में नई उपलब्धि हासिल की। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट की सफल डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है दुनिया में। यानी पीएम मोदी ने नभ में भी एक इतिहास रच दिया है। कल इंडियन नेवी की त्रिशक्ति को कमीशन करते हुए पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया था कि देश को लेकर उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। पहले आप पीएम मोदी की वो बात सुनिए, फिर इसरो के इस चमत्कार के बारे में आपको बताऊंगा जो उसने अंतरिक्ष में किया है और हर भारतवासी का दिल गर्व से भर दिया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। कल पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। आज सुबह सुबह इसरो ने अंतरिक्ष में नया इतिहास रच दिया। इसरो ने यह इतिहास स्पेस डॉकिंग करके रचा है। स्पेस डॉकिंग का मतलब है स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ना या कनेक्ट करना।
यह प्रोसेस कैसे होता है आप इस एनिमेशन वीडियो के जरिए समझिए, जिसमें स्पेस में धरती के चक्कर काटते दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट्स को पास लाया जाता है और फिर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। आज सुबह पूरी दुनिया को इसरो ने अपनी इस उपलब्धि के बारे में बताया। इसरो ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इसरो ने ऐलान किया है कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। पीएम मोदी ने भी इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि उपग्रहों के अंतरिक्ष डॉकिंग की सफलता के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले सालों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। वैसे तो इसरो के नाम पर कई रिकॉर्ड पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन इस बार इसरो ने अंतरिक्ष में जो झंडा गाड़ा है वो भारत के स्पेस मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। कैसे साबित होगा ये भी आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूं इसरो ने अंतरिक्ष में जो कमाल किया वो किया कैसे। दरअसल इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया, जिसे स्पेड एक्स का नाम दिया गया। इस मिशन में PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की निचली कक्षा में डिप्लॉय किया गया, जिनमें एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है चेजर और दूसरे का नाम है टारगेट। आज यानी 16 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन आया जब कामयाबी के साथ स्पेस डॉकिंग करके भारत ने अंतरिक्ष के इतिहास में एक बार फिर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जिनको लग रहा है कि इसमें क्या है, मेरी गाड़ी खराब होती है तो पड़ोसी की गाड़ी या कोई जा रहा है तो उसका ऐसे आगे लगा के खींच देता है गाड़ी, इसमें क्या है, दोनों सट गए तो। इतना आसान नहीं होता स्पेस में जितना एनिमेटेड वीडियो में दिख रहा है। अंतरिक्ष में घूमते टहलते 2 स्पेसक्राफ्ट को नजदीक लाना और फिर दोनों को आपस में जोड़ देना, इसके लिए चाहिए होता है परफेक्शन, क्योंकि एक जरा सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। आप सोचिए जरा, दोनों स्पेसक्राफ्ट धरती से 470 किलोमीटर ऊपर आगे पीछे घूम रहे थे। दोनों स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो गई, यानी दोनों स्पेसक्राफ्ट बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा स्पीड से धरती का चक्कर लगा रहे थे। इतनी स्पीड में आप सोचिए, तो जितना उसमें एनिमेटेड वीडियो में दिख रहा है उतना आसान है नहीं। 28,800 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे 2 स्पेस एयरक्राफ्ट की डॉकिंग में छोटी सी मिस्टेक बड़ी भारी साबित हो सकती है और स्पेस क्राफ्ट आपस में टकराकर अंतरिक्ष में भस्म हो सकते थे। आप इसे ऐसे समझिए कि 2 कारें सड़क पर आगे पीछे चल रही हैं, दोनों ही कारों की स्पीड सेम है और बहुत तेज है। अब टास्क यह है कि दोनों कारों को आपस में जोड़ना है, लेकिन शर्त यह है कि कारों के बीच टक्कर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? दोनों स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना कितना चैलेंजिंग था। लेकिन भारत के साइंटिस्ट एक बार जो ठान लेते हैं, फिर चाहे मिशन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस मिशन में भी मुश्किलें आई। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना, लेकिन इसे टालना पड़ा। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टाली गई। 12 जनवरी को दोनों स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाकर डॉकिंग का ट्रायल किया गया। आज जाकर यह संभव हो पाया। आज पहले दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को नजदीक लाने के लिए उनकी स्पीड को धीरे धीरे कम किया गया और फिर फाइनली इसरो के साइंटिस्ट ने धरती पर बैठकर स्पेस में दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट करा दिया। भारत का यह मिशन न सिर्फ स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत और क्षमता का सबूत है, बल्कि हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए भी बेहद जरूरी है। भारत ने अंतरिक्ष में अपने जो मिशन सेट किए हैं उनकी सफलता इसी पर निर्भर है कि डॉकिंग तकनीक का चंद्रयान 4 मिशन में होगा इस्तेमाल, जिसमें चंद्रमा से सैंपल वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। स्पेस स्टेशन बनाने और उसके बाद वहां आने जाने के लिए भी डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। गगनयान मिशन के लिए भी यह टेक्नोलॉजी जरूरी है, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा सैटेलाइट सर्विसिंग और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए भी यह टेक्नोलॉजी जरूरी है। यानी भारत ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि कई इतिहास और जो वो भविष्य में रचेगा उसका रास्ता सशक्त कर दिया है। मोदी सरकार ने स्पेस में भारत के कदमों को इतना मजबूत कर दिया है कि कभी इसरो का मजाक उड़ाने वाले देश भी अब अंतरिक्ष में भारत की ताकत का लोहा मानते हैं। वरना एक वक्त ऐसा भी था जब एलीट स्पेस क्लब में भारत की एंट्री तक नहीं थी, और आज भारत एलीट स्पेस क्लब का परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो भारत ने इतिहास रच दिया, लेकिन दिल्ली चुनाव में कौन इतिहास रचने वाला है? पाठशाला में अब अगली क्लास चुनावों से जुड़ी हुई। केजरीवाल जेल जाएंगे या परवेश वर्मा चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? दिल्ली चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्या? बीजेपी की आखिरी लिस्ट आई तो स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा पर क्या खबर लाई, अब इसका चर्चा।
इससे पहले दिल्ली में कई विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच जिस तरह की गर्मा गर्मी इस बार है वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दिल्ली चुनाव अद्भुत बनता जा रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे और उन्हें नई दिल्ली सीट से टक्कर दे रहे बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा चुनाव से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई में प्रवेश वर्मा ने अपनी पत्नी को क्यों उतारा, यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है? बीजेपी की आखिरी लिस्ट आई तो स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा पर क्या खबर लाई, आज आपको यह सब बताऊंगा। जिस शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत कई पार्टी के नेता जेल गए, क्या आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनने पर उसी शराब नीति को दिल्ली में लागू किया जाएगा? चुनाव आयोग को दिल्ली चुनाव में चल रहे पोस्टर वॉर पर क्यों निर्देश जारी करना पड़ा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज पाठशाला में आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की सबसे हॉट सीट मानी जा रही नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल और बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के बीच जारी सियासी संग्राम की। आम आदमी पार्टी प्रवेश वर्मा पर लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा दिया। आज इन्हीं सारे आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बेचारे प्रवेश वर्मा जी डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं। प्रवेश वर्मा के लिए अरविंद केजरीवाल ने यह बातें इसलिए कही क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया, और अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का मामला बन सकता है। ऐसे में प्रवेश वर्मा भी कोई रिस्क लेते नहीं दिख रहे। उन्होंने बैकअप के तौर पर नई दिल्ली सीट से अपनी पत्नी स्वाति सिंह का भी नॉमिनेशन करवा दिया है। बीजेपी सूत्रों का दावा है कि अगर प्रवेश वर्मा का नॉमिनेशन मंजूर हो जाएगा तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह अपना नाम वापस ले सकती हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है। चुनावों से पहले ऐसा होता रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग के नियम को समझना जरूरी है। दरअसल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 के सब सेक्शन 1A के मुताबिक अगर कैंडिडेट या उसके चुनावी एजेंट किसी वोटर को गिफ्ट देते या फिर भ्रष्ट आचरण की कैटेगरी में आता है तो चुनाव में किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट देने के लिए वोटर को प्रभावित करने के मकसद से कैश या गिफ्ट देने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है, और यह दंडनीय अपराध है। ऐसे में कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होने का भी खतरा रहता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार हो रहे अटैक के बीच आज प्रवेश वर्मा ने भी अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि केजरीवाल कभी दोबारा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते। ऐसे में आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि उनका सीएम कैंडिडेट कौन है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आरोपी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर रखा। आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ से जमानत पर जो शर्तें रखी गई, पहली शर्त आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकता, गया तो वापस जेल। दूसरी शर्त आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकता, गया तो जेल होगी। तीसरी शर्त आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकता, साइन करी तो फिर जेल होगी। चौथी शर्त आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकता, मिला तो फिर जेल होगी। आगे प्रवेश वर्मा ने लिखा कि यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अमानतुल्लाह खान या इमरान हुसैन? ये सारी बातें आज प्रवेश वर्मा ने लिखी। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली गई उस बारात के लिए भी निशाने पर लिया जिसमें दूल्हा गायब दिखा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से तंज किया गया था कि बीजेपी के पास कोई दूल्हा ही नहीं है। आपको हमने कल ये रिपोर्ट दिखाई थी, जबकि आम आदमी पार्टी का दूल्हा अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दूल्हा बताए जाने को लेकर दिल्ली के लोगों का इसे अपमान बताया। प्रवेश वर्मा को सुनिए क्यों वो इसे दिल्ली का अपमान बता रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा दिल्ली चुनाव के बीच क्यों एक बार फिर नई शराब नीति का जिन्न बोतल से बाहर निकल गया है। अरे भाई, दिल्ली हमारी मां है और तू अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बताता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, मेरा गांव दिल्ली में है, मैं दिल्ली में खेला हूं, बड़ा हुआ हूं, पढ़ा हूं, और दिल्ली में ही मुझको मरना है, क्योंकि आप लोगों की दुख ये मेरे से देखे नहीं जाते हैं। दिल्ली में चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी सरकार की नई शराब नीति और इसकी वजह से हुए कथित शराब घोटाले की बातें सुर्खियों में आ गई, और इस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नया घमासान छिड़ गया। दरअसल एक इंटरव्यू में दिल्ली की सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर नई शराब नीति फिर से लागू करने की बात की। इंटरव्यू में सीएम आतिशी से सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए, जिस पर आतिशी ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए।
उस नीति को कई राज्यों ने लागू किया, उससे राज्यों का राजस्व बहुत ज्यादा बढ़ा, आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी। जब आतिशी से इस सवाल को और साफ करते हुए पूछा गया कि क्या वो कह रही है कि जो नीति विवादों में थी उसे फिर से लागू करेंगे, तो आतिशी ने गर्दन हिलाते हुए फिर से हाँ में जवाब दिया और कहा कि वो नीति बेहतर नीति है। सीएम आतिशी के इस इंटरव्यू के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि आम आदमी पार्टी सरकार पर शराब ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है कि वो उस नीति को दोबारा लागू करना चाहती है जिसकी वजह से उसके सीएम, डिप्टी सीएम और दूसरे नेताओं को जेल जाना पड़ा। सुनिए रविशंकर प्रसाद। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी क्या पहली प्राथमिकता शराब हो गई है? ये तो देखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? क्या आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? पहले ही गृह मंत्रालय शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने को मंजूरी दे चुका है। उस पर शराब नीति को लेकर सीएम आतिशी के बयान ने आम आदमी पार्टी को मुसीबत डबल कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाले को बीजेपी की तरफ से पेश किया गया मनगढ़ंत घोटाला बता दिया और आरोप लगाया कि चुनाव के बीच बीजेपी फिर ईडी से मिलकर अरविंद केजरीवाल को फर्जी केस बना के फंसाने की फिराक में। सुनिए संजय सिंह को भी। 3 साल से यह मामला आप झूठा मामला चला रहे हैं। उस झूठे मामले में आपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, और 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि इसमें सैंक्शन लेना है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते चुनावी पारे के बीच कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, इसलिए आज बीजेपी ने भी अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी, अपने सभी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी की इस आखिरी लिस्ट में 9 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश सीट पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को कैंडिडेट बनाया है, जबकि बाबरपुर सीट पर अनिल वशिष्ठ बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। बीजेपी की लिस्ट आने से पहले इन दोनों सीट पर स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को टिकट मिलने की चर्चा जोरों पर थी। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 सीटें एनडीए में अपनी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी है। बीजेपी के साथ गठबंधन में बुराड़ी सीट पर जेडीयू और देवली सीट से एलजेपी रामविलास का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। यानी बीजेपी के सारे कैंडिडेट का नाम ऐलान हो चुका है और उसमें नुपुर शर्मा का नाम नहीं है, स्मृति ईरानी का नाम नहीं, लेकिन जिनका नाम है, क्या वो अरविंद केजरीवाल के चुनावी रथ को रोक पाएंगे? इस पर हमारी नजर बनाई रही। पाठशाला में अब अगली क्लास। सैफ अली खान का हमलावर पहचाना गया, वो खुलासा जो आपको हैरान कर देगा। क्या सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन है? महाराष्ट्र में जो हुआ, पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है उसका चैप्टर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की चर्चा आज दिन भर होती रही। सैफ अली खान के घर में घुसकर हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया, जिसमें सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल सैफ खतरे से बाहर हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में सैफ अली खान जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के घर में इस तरह की घटना के बाद कई तरह की बातें हो रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि भाई सैफ अली खान पर हमला क्यों किया गया, हमलावर सैफ के घर में घुसा कैसे था, हमलावर किस नीयत से सैफ के घर में गया था, हमलावर को किसी ने आते जाते क्यों नहीं देखा, सैफ की मेड के साथ हमलावर ने बहस क्यों की थी, हमला करने के बाद कैसे फरार हुआ, सैफ पर अटैक का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कोई कनेक्शन। ये सारे सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सैफ अली खान के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। दर्जनों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं। इन सब के बाद भी हमलावर सैफ अली खान के घर में घुस गया और हमला करने के बाद वहां से फरार हुआ।
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सैफ पर हमले के पीछे कोई लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन भी है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़े सारे अपडेट आज आपको बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं कि सैफ पर हमले के बाद किस तरह दिन भर हलचल मची रही। सैफ अली खान का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है, जो मुंबई का जाना माना अस्पताल है। यहीं पर सैफ अली खान की सर्जरी हुई है। अस्पताल में सैफ अली खान से मिलने आने वालों का तांता लगा रहा। सैफ अली खान की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान भी लीलावती अस्पताल पहुंची। करीना जब अस्पताल आई तो वो परेशान दिख रही थी। करीना काफी देर तक अस्पताल में रही और सैफ का हालचाल जाना। सैफ से मिलने सारा अली खान और इब्राहिम अली खान भी लीलावती अस्पताल पहुंचे। इब्राहिम अली खान ही हमले के बाद सैफ को अस्पताल लेकर आए थे। लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने वालों में सुहा अली खान और कुणाल खेमू भी थे। सुहा अली खान सैफ अली खान की बहन है और सुहा ने अपने भाई की सेहत के बारे में डॉक्टर से अपडेट लिया। सैफ अली खान के करीबी सिद्धार्थ आनंद भी सैफ से मिलने के लिए अस्पताल गए थे। इसके अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी सैफ से मिलने लीलावती अस्पताल गए। सैफ अली खान पर हमले की जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर रही। अब कहा जा रहा है कि पुलिस ने सैफ पर हमला करने वाले की पहचान भी कर ली। सैफ अली खान पर जिस शख्स ने हमला किया उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर सैफ अली खान के अपार्टमेंट के सीसीटीवी में कैप्चर हुई। इसी हमलावर ने सैफ अली खान पर हमला किया था, कहा जा रहा है। यह तस्वीर तब की है जब हमलावर सैफ के घर से भाग रहा था। सीढ़ियों पर उतरते समय उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बार पुलिस क्या बता रही है ये सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि सैफ के घर पर रात में दरअसल हुआ क्या। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात 12 बजे के बाद हमला हुआ था। यह घटना किस तरह से हुई, आज इसकी एक एक डिटेल बताता हूं। दरअसल रात 2 बजे के करीब हमलावर सैफ के घर में घुसा। हमलावर सीधे सैफ के बच्चों के कमरे में गया। कमरे में सैफ अली खान के बेटे तैमूर और जहांगीर थे। उसी कमरे में हमलावर की जो वहां पर मेड थी उससे बहस हुई। आवाज सुनकर सैफ अली खान कमरे में पहुंचे। आरोपी ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सैफ के शरीर में 6 जगह जख्म लगे। सैफ के सिर, गले, पीठ और हाथ पर चाकू लगा। सैफ की गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का घाव भी हुआ। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी पर जख्म हुआ है, यह भी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में दाखिल हुआ था। पुलिस का कहना है कि आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। सैफ अली खान पर हमले की जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। सैफ पर हमले की जांच के लिए मुंबई पुलिस की 10 टीमें और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई गई, जो आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी सैफ के घर पहुंची और पूरे घर और बिल्डिंग का जायजा लिया। यह पता करने की कोशिश की गई कि आखिर कैसे बिना किसी को दिखे हमलावर अंदर घुस गया। अभी तक पुलिस ने सैफ के घर पर 3 लोगों से पूछताछ की। सैफ के घर और बिल्डिंग के सीसीटीवी चेक किए गए। पुलिस स्निफर डॉग की भी मदद ले रही है। इमारत में काम करने वाले दूसरे लोगों से पूछताछ होगी। बिल्डिंग में आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। सैफ अली खान पर हुए हमले की इकलौती चश्मदीद गवाह वो मेड है जो हमले के समय कमरे में मौजूद है। सैफ अली खान की मेड इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जब हमलावर सैफ के घर में घुसा तो सबसे पहले मेड ने ही उसे देखा और मेड के साथ हमलावर की बहस हुई। हमलावर के साथ बहस और हाथापाई में मेड को भी चोट आई। मेड की कलाई पर चाकू लगा था। इलाज के बाद मेड को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद सैफ की मेड बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची और अपना बयान दर्ज कराया। ये आप मेड की तस्वीर देखें।
सैफ और करीना की मेड का नाम लीमा है और उसने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। मेड लीमा ने पुलिस को क्या बताया, अब आपको बताता हूं। उनके मुताबिक रात 2 बजे कमरे के अंदर आवाज सुनी। बाथरूम के पास टोपी लगाए एक आदमी खड़ा, उसके हाथ में लंबी हेक्सा ब्लेड थी। उसने मेड को चुप रहने का इशारा किया। इस बीच दूसरी मेड भी नींद से जाग गई। मेड जहांगीर को उठाने के लिए भागी, तभी आरोपी ने मेड पर हमला कर दिया। आरोपी ने कहा उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इस बीच दूसरी मेड कमरे से भाग गई। शोर सुनकर सैफ अली खान और करीना कमरे में आए। आरोपी ने सैफ पर हेक्सा ब्लेड से हमला किया। इस दौरान गीता नाम की केयरटेकर कमरे में आई। आरोपी ने गीता पर भी हमला किया। फिर सभी लोग कमरे से बाहर निकलकर भाग आए। आरोपी को कमरे में ही बंद कर दिया। बाहर जाकर घर में काम करने वाले 3 लोगों को जगाया गया। सब लोग दोबारा कमरे में गए तो आरोपी गायब। रात के वक्त सैफ अली खान घर में ड्राइवर नहीं था, जिसके बाद स्टाफ ने सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान को जानकारी दी, जो पास में ही रहते हैं। इब्राहिम घर आए और ऑटो में सैफ को लेकर अस्पताल पहुंचे। मेड से मिली जानकारी और जांच के बाद पुलिस अब यह जांच कर रही है कि आरोपी सैफ अली खान के घर तक पहुंचा कैसे, क्योंकि आरोपी के सैफ के घर तक पहुंचने को लेकर 2 एंगल से जांच चल रही है। पहली थ्योरी यह है कि आरोपी बगल की बिल्डिंग से दीवार लांघकर सैफ की बिल्डिंग की पार्किंग तक पहुंचा, सीढ़ियों के रास्ते बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर गया और सैफ के फ्लैट में एंट्री की। दूसरी थ्योरी यह है कि आरोपी सैफ के घर में वेंटिलेशन डक्ट के सहारे पहुंचा। वेंटिलेशन डक्ट सैफ के बेडरूम में जाकर खुलता है। हालांकि पुलिस को पहली थ्योरी में ज्यादा दम लग रहा है। खुद पुलिस का कहना है कि आरोपी फायर एस्केप वाले रास्ते से सैफ के घर तक पहुंचा था और जांच में पता चला कि यह चोरी का प्रयास था। पुलिस ने और क्या बताया वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि सैफ पर हमले के समय करीना कपूर खान कहां थी। एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। सैफ अली खान पर हमले से थोड़ी देर पहले करीना कपूर खान एक पार्टी में थी। करीना कपूर खान ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करिश्मा कपूर, अनिल कपूर की बेटियों सोनम कपूर और रिया कपूर के साथ एक गर्ल्स नाइट की तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में वाइन ग्लास, कैंडल्स और 3 महंगे हैंडबैग नजर आ रहे थे। हमले के बाद करीना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो अपार्टमेंट के बाहर से स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही। उनके साथ उस दौरान 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ मौजूद था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा है। करीना कपूर खान ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो समर्थन लोगों ने दिया है उन्हें इस मुश्किल वक्त में, उसका धन्यवाद किया है। साथ ही यह भी कहा कि लोग उनके परिवार की निजता का ध्यान रखें। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि मामला सैफ अली खान से जुड़ा हुआ है, जो जाने माने अभिनेता हैं और सैफ को पद्मश्री भी मिल चुका है। सैफ तो हमले में घायल हो गए हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि उनके बच्चे तैमूर और जहांगीर को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है। आरोपी ने सिर्फ सैफ पर हमला किया, वो बच्चों पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमले के बाद गंभीर हालत में सैफ अली खान को लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां न्यूरो सर्जन और प्लास्टिक सर्जन ने सैफ की सर्जरी की। सैफ के शरीर पर चाकू के गहरे निशान हैं, यह बताया गया। स्पाइन के पास से चाकू निकाला गया। 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा निकला। रीढ़ की हड्डी पर चोट को रिपेयर किया गया। रीढ़ की हड्डी से बहते फ्लूइड को भी रोका गया। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर है। उनकी गर्दन और पीठ पर चाकुओं के घाव की प्लास्टिक सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कल सैफ को आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया जाएगा और हो सकता है 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर दिया जाए। He is completely stable now. He is in a recovery mode and he is completely out of danger. We will shift him out of ICU tomorrow morning and maybe we will be planning discharge in a day or two. Thank you. इधर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर राजनीति भी हो रही है। शिवसेना, उद्धव गुट और AIMIM ने सैफ पर हमले के बाद महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो सैफ पर हमले को लेकर बड़ा बयान दे दिया। केजरीवाल ने इशारों में इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने की बात कही। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, फिर बताऊंगा सैफ पर हुए हमले का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई कनेक्शन है या नहीं। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है
चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। सैफ अली खान के जीवन में कई विवाद हुए, लेकिन एक विवाद ऐसा है जिसकी वजह से सैफ अली खान का लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्शन निकाला जा रहा है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर सैफ पर हुए हमले को लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान सलमान ने काले हिरण मारे थे और शिकार के वक्त फिल्म के बाकी एक्टर्स मौजूद थे। सैफ तबू पर सलमान को उकसाने के आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से आता है। सलमान खान तभी से लॉरेंस के टारगेट पर हैं। बिश्नोई गैंग ने सलमान के घर पर भी फायरिंग की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ था जिसमें लिखा था, जो सलमान की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा। अब इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जोड़ा जा रहा है। हालांकि पुलिस इन सारी बातों को सिर्फ सोशल मीडिया की थ्योरी मान रही है। अभी तक की जांच में इस केस से लॉरेंस का कनेक्शन कहीं भी नहीं निकला है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सैफ पर हुए हमले को लेकर कई बातें साफ कर दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सैफ पर हुए हमले के पीछे क्या वजह थी ये सबको पता चल चुकी है और पुलिस जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लेगी। लेकिन जो आज घटना हुई उसके बाद सब लोग शॉक्ड थे। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। एंकर से वायरल साध्वी बनी हर्षा रिछारिया से साधु संत क्यों नाराज हो गए? कुंभ के वो अजब गजब बाबा जिनके दर्शन के लिए गजब भीड़ लग रही है, अब उसका चैप्टर। आस्था और सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में ऐसे ऐसे रंग दिखाई दे रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात से हो रही है कि पिछले 4 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में इस बार 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया कि हर सनातनी की इच्छा है कि इस बार आध्यात्मिक अवसर का लाभ उठाया जाए। महाकुंभ में संगम स्नान के बाद दूसरी सबसे ज्यादा चर्चा उन बाबाओं की हो रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इन साधु संतों के रूप रंग से लेकर तौर तरीके तक सब कुछ हैरान करने वाला है। इनके पहनावे से लेकर इनके कठोर साधना ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इनमें एक बाबा तो ऐसे हैं जो कांटों पर आराम करते हैं। कांटों पर। एक बाबा ऐसे हैं जो कभी नहीं बैठते, वो सिर्फ झूले के सहारे खड़े रहते हैं। ये देखिए, कभी बैठते ही नहीं है जिंदगी में। एक बाबा की कबूतर से ऐसी दोस्ती है कि वो उनके सिर पर 24 घंटे रहता है। महाकुंभ में आस्था, अध्यात्म और सनातन के संगम के साथ साथ कई हैरान करने वाले बाबाओं का भी संगम हुआ है। आज आपको इन बाबाओं की अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताने से पहले उनकी एक झलक दिखाता हूं ताकि आप भी सनातन के अलग अलग रंग के बारे में जान सकें, फिर आपको विस्तार से बताऊं। महाकुंभ में इन हैरान करने वाले बाबाओं के बीच दूसरी सबसे बड़ी चर्चा हर्षा रिछारिया और आईआईटी वाले बाबा के रूप में फेमस हुए अभय सिंह की हो रही। इसमें हर्षा रिछारिया अपनी एंकरिंग और ग्लैमर का करियर छोड़कर आई हैं। दूसरी तरफ अभय सिंह हैं जो आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद अपनी लाखों रुपए की सैलरी वाले पैकेज को छोड़कर बैरागी बन गए। आज के ज़माने में जहां आईआईटी में एडमिशन लेना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है, वहां ये अपना जमा जमाया शानदार करियर छोड़कर सनातन की खोज में बैरागी बने। इनके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात हर्षा रिछारिया की कर लेते हैं, जो महाकुंभ में आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर जगह छाई हुई। लेकिन इस बीच एक ऐसी बात हो गई कि हर्षा की चर्चा अब विवादों में घिर गई। हर्षा से कुछ साधु संत बहुत नाराज हो गए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हर्षा रिछारिया महाकुंभ के दौरान पेशवाई के दौरान एक रथ पर बैठी हुई दिखाई दी थी। यहीं से हर्षा सोशल मीडिया पर अचानक वायरल हुई थी। इस दौरान हर्षा रिछारिया बालों में जटा, माथे पर चंदन का टीका और गले में स्फटिक की माला पहने हुए रथ पर दिखी थी।
इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके अलग रूप को देखकर लोग जो है सोशल मीडिया पर चर्चाएं करने लगे। लोगों ने हर्षा के इस रूप को देखकर उन्हें महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी का भी नाम दे दिया। हालांकि हर्षा खुद को साध्वी नहीं मानती, लेकिन हर्षा के इस रूप और संतों के साथ रथ में बैठने से महाकुंभ में कंट्रोवर्सी छिड़ गई। हर्षा से कई साधु संत नाराज हो गए। उनका कहना है कि महाकुंभ सनातन और आस्था का आयोजन है, इसमें रथ पर सवार साधु संतों की पेशवाई का बहुत महत्व है, लेकिन इसमें ग्लैमर और दिखावे का कोई स्थान नहीं। यानी जो हर्षा रिछारिया रथ से वायरल हुई थी, अब उन पर विवाद छिड़ गया। 4 जनवरी को महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली। इसमें हर्षा रिछारिया महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बैठी हुई थी। हर्षा के संतों के साथ शाही रथ पर बैठने पर विवाद हुआ है। इस पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर्षा रिछारिया पर सवाल उठाए। इनके अलावा शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने हर्षा के शाही रथ पर बैठने पर नाराजगी जताई। साधु संतों ने कहा कि इस तरह की परंपरा गलत है। हर्षा रिछारिया को संतों के साथ शाही रथ पर जगह नहीं दी जानी चाहिए थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने हर्षा रिछारिया की आलोचना करते हुए कहा कि जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि उसे शादी करनी है या संन्यास की दीक्षा लेनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह देना सही नहीं था। महाकुंभ में धर्माचार्यों को इस तरह के विवाद से बचना चाहिए। जिनका भगवा पहनने का अधिकार नहीं है, उन्हें भगवा पहनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वो श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत है। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म के क्षेत्र को विकृत कर रहा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती। महाकुंभ में हम हृदय को निर्मल बनाने के लिए आते हैं। भगवा वस्त्र धारण करना गलत है। पुलिस का ड्रेस वही पहन सकता है जो भर्ती हो चुका। इसलिए जब आप दीक्षा ले ले तभी भगवा पहनिए, उससे पहले भगवा को कलंकित मत कीजिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अलावा शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने भी हर्षा रिछारिया को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि साधु संत त्याग का स्वरूप होते हैं भाई, उनमें लोभ मोह भोग नहीं होना चाहिए। इससे समाज में गलत संदेश फैलता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के इस बयान के बाद हर्षा रिछारिया बहुत दुखी हैं। उनके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। हर्षा का कहना है कि कुछ लोग उन्हें कुंभ में देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने यहां तक कह दिया कि स्वामी आनंद स्वरूप ने ऐसा बयान देकर एक पाप किया है। हर्षा तो ये भी कह रही हैं कि वो अब कुंभ से चली जाएंगी। एक बार हर्षा को भी सुनिए। शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए आई थी, धर्म को जानने के लिए आई थी, सनातन संस्कृति को जानने के लिए आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारी जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। तो इसका पुण्य का तो नहीं पता, लेकिन ये जो आनंद स्वरूप जी है, इनको पाप जरूर इस चीज का लगेगा। यहाँ कुछ लोगों ने मुझे ही धर्म से जोड़ने का मौका नहीं दिया, संस्कृति में रमने का मौका नहीं दिया। लिटरली इस कॉटेज में रह के, इस रूम में रह के ये फील हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। तो अब जहाँ पे पहले मैं आई थी पूरे महाकुंभ में रहने की मंशा से, इच्छा से, वहां अब शायद मैं नहीं रह पाऊंगी। महाकुंभ में हर्षा रिछारिया रहेंगी या जाएंगी ये तो कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन महाकुंभ में एक ऐसे बाबा आए हैं जो जबरदस्त तरीके से वायरल। लोग इन्हें आईआईटी वाले बाबा कह रहे हैं, जबकि इनका नाम अभय सिंह राजपूत है। महाकुंभ में इनके सुर्खियों में रहने की 2 बड़ी वजह है। पहली तो यह कि अभय सिंह ने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है। इसके बाद इनका कनाडा में लाखों रुपए का पैकेज वाली नौकरी थी, लेकिन सनातन और अध्यात्म की तरफ ऐसा झुकाव हुआ कि दुनियादारी छोड़कर बाबा बने। अभय सिंह जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, खुद को अध्यात्म का शिष्य बताते हैं और महाकुंभ में जूना अखाड़ा में ही धुनी रमाए हुए हैं। अभय सिंह का कहना है कि वो सन्यासी नहीं बल्कि बैरागी बने हैं, अभी अध्यात्म के बारे में पढ़ और समझ रहे हैं। हालांकि जीवन को लेकर आईआईटी वाले बाबा की फिलॉसफी ऐसी है जिसे समझना आसान नहीं है। सुनिए आईआईटी बाबा अभय सिंह ने क्या कहा। करोड़ों की नौकरी करने वाला जो एक युवा था जिसने आईआईटी से पढ़ाई की, वो अब संन्यास की राह पे चल पड़ा है। इसके पीछे की वजह क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या लगता है आपको? नहीं, ये संन्यास की राह नहीं है, ज्ञान की राह है। ज्ञान की राह पे चल पड़ा है। ज्ञान के लिए तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तो वो सही है, उसके लिए मतलब किसी भी ज्ञान के लिए करना पड़ता है,
तुम किसी वही ऑक्सफोर्ड में बैठ के रिसर्च करोगे तो उसके लिए भी तब करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन भी आप भी तब करिए, और है ना, अपना काम कर रहे हो तब भी तो कर रहे हो। आप जितना उसके अपने काम के अंदर तब करोगे आप उतने बढ़िया हो जाओगे। लेकिन आपने सनातन की राह चुनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नहीं, वो वही की रहा है वो यही तो समझा रहा है लोगों को